अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिब आज की बड़ी अहम खबरें हैं जिसमें सोहेल अफरीदी क्यों जिरगा करेंगी, उसमें किस नौयत के फ़ैसले होंगे। बड़ी अच्छी खबर कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो गए, दोहा में हुए और इमरान खान की बात जो थी वो सच साबित हुई। और नून लीग कैसे इमरान खान से डरती है, ये इंकशाफ जो है वो पीपल्स पार्टी खुद कर रही है। लोहे का चना इस दौर का कौन है जिसको छुपाया नहीं जा सकता, और मतीउल्लाह जान और राना सनाउल्लाह जो हैं उनके हवाले से और एफआईआर का क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बिटवीन जो है वो जंग हुई। पाकिस्तान ने पहले हमला किया, टीटीपी के लोगों को जो था वो कुचलना था, चूँकि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करते थे। बेशुमार हमारे सिविलियन, हमारे पाकिस्तान के पाक फ़ौज के नौजवान जो थे वो बड़ी तादाद में शहीद किए गए। कतर के अंदर मुज़ाकरात हुए, दुबई ने, कुछ और ममालिक ने, ख़ासकर कतर ने बड़ा अहम रोल अदा किया उसके अंदर। मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, जो कि एक नहायत ही अच्छी खबर है। अब ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, यही बात इमरान खान साहब जो कि काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि पेरोल के ऊपर मुझे अगर निकाल दिया जाए तो मैं रोल प्ले करता हूँ। उनको तो किसी ने निकालना नहीं था, लेकिन इमरान खान कहे कि मुज़ाकरात करें तो उनकी बात गलत, जब आप खुद मुज़ाकरात करें तो फिर बात ठीक। तो लिहाजा जंग के बाद भी तो अमन हुआ ना। अमन किसी गन के ज़रिए तो नहीं हुआ, मुज़ाकरात के ज़रिए हुआ, ज़ुबान के ज़रिए हुआ, अल्फाज कह के हुआ। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जब इमरान खान कहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है और जंग सिर्फ तबाहकारियाँ लेके आती है, तो खान पर मुल्क दुश्मनी के घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये टीटीपी को शायद सपोर्ट करते हैं, शायद ये प्रो तालिबान हैं, शायद ये अफ़गानिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। इसलिए चूँकि ये जो पठान हैं, ये जो पश्तून हैं, ये जो अफ़गानी हैं, ये जो पख्तून हैं, इनको शायद मदद करते हैं, तो इसमें कोई शायद उनका अपना पर्सनल ज़ाती एजेंडा होगा जिसमें उनकी जमात को फ़ायदा होगा या उनकी ज़ात को। तो मुज़ाकरात की मेज़ पर होने वाले मायदे पर जश्न मनाते हैं, और मुनाफ़िक़त, झूठ और मकारी का दूसरा नाम मुस्लिम लीग नवाज़ है। ये शेख वकास जो हैं वो तनकीद करते हुए ऐसा कह रहे हैं। बहरहाल जैसे कि ऐसे हालात थे, मुज़ाकरात हो चुके हैं, और याद रहे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मायदा तय पा चुका है। मायदा दोहा में तय हुआ, जो कि नहायत ही अच्छी खबर है, जो कि उधर भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान पाकिस्तान से, मरने वाले भी, शहीद होने वाले भी वो। तो लिहाजा दो पड़ोसी ममालिक, दो इस्लामी ममालिक के दरमियान किसी भी तरह की नफ़रत और चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो भारत है उसको शय मिले और भारत अफ़गानिस्तान की मदद करना शुरू कर दे। और इस अफ़गानिस्तान से तो हम जंग वैसे भी नहीं जीत सकते थे, सारी ज़िंदगी लगे रहे, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अमेरिका ने, नेटो फोर्सेस ने। नेटो फोर्सेस के अंदर मेरे ख्याल से 7 ममालिक जो हैं, बल्कि उससे ज़ायद शामिल होते हैं। अब रूस जैसा मुल्क अफ़गानिस्तान से जंग नहीं जीत सका था, तो इन मुज़ाकरात के अंदर चीन का भी बड़ा अहम किरदार है। और अच्छी बात है कि ये मुज़ाकरात जो थे वो बड़े मनीखेज़ साबित हुए और अच्छे तरीके से जो मुज़ाकरात हैं वो हो चुके हैं। आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो नए वज़ीर आला हैं केपीके के, उन्होंने एक जरगा करने का जो है वो सोचा है, और सोहेल अफरीदी कहते हैं कि हम जिरगा करेंगे और क़याम अमन के लिए बड़ा जिरगा जो है वो मुनक्कद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल का और सूबे के जो लोग हैं वो खुद से करेंगे, ये कह रहे हैं बार बार। इस जिरगे के अंदर यकीनन जो ऑपरेशन है इनसाइड, उसके हवाले से बात होगी, अवाम की राय ली जाएगी। और जिरगा जो होता है वो मुख्तलिफ़ एजेंसीज़, जैसे अब फाटा के इलाके बन चुके हैं, खैबर एजेंसी, बन्नू का इलाका हो गया, दिगर जो वहाँ के कबाइल हैं उनका जिरगा बैठेगा। और कहते हैं कि हर बंदा, हर सूबा, उस सूबे के अवाम खुद से फ़ैसला करेंगे, और किसी को भी बंद कमरों के अंदर फ़ैसले करने की और फिर उन फ़ैसलों को अवाम के ऊपर मसलत करने की सोहेल अफरीदी के बाकौल इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस सिलसिले में क़याम अमन के लिए 25 अक्टूबर को ज़िला खैबर तहसील बाड़ा में तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर कबायली अमायदीन जो हैं, मशीरान जो हैं, और नौजवानों का बड़ा अमन जिरगा मुनक्कद किया जाएगा। सोहेल अफरीदी ने इस बात का ऐलान किया है, और इससे कबल भी आपने देखा होगा 3 दिन से नौजवान जो थे इस इलाके की, वो खुद से एक उन्होंने मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद वो चाह रहे थे कि हम अपने तौर के ऊपर अमन रैलियाँ निकाली जाएँ, और ऊपर से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बिटवीन अमन का मायदा हो चुका है, सीज़ फायर हो चुका है। तो ये बड़ी अच्छी बात रहेगी कि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद नहीं फैलेंगी।
تو سہیل افریدی جو ہیں وہ 26 نومبر کو بھی احتجاج کریں گے. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی انہوں نے چیزیں کرنی ہیں. اس سے قبل انہوں نے کابینہ جو ہے وہ تشکیل دینی ہے, وہ ایک بڑا گورکھ دھندا بنا ہوا ہے. تو سہیل افریدی کے آتے ساتھ ہی جو ہیں وہ بے شمار چیزیں ہیں ایسی جو الجھی ہوئی ہیں, جن کو سہیل افریدی صاحب نے جو ہے وہ سلجھانا ہے. یہ چیزیں کیسے ہوئیں گی, اور ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش اس سارے عمل میں عمران خان کی رہائی سے بھی پہلے یہ ہے کہ جو کابینہ بنائی جائے گی, اس کابینہ کے اندر کس کو رکھیں گے, کون راضی رہے گا, جس کو رکھ لیں گے اور جس کو نہیں رکھیں گے وہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایک امتحان ہے, چونکہ 19 سے 22 ووٹوں کا تضاد ہے, ڈیفرنس ہے, جو اگر پاکستان تحریک انصاف سے ٹوٹ جائیں تو ایسی صورتحال کے پیش نظر کیا ہوگا کہ اپوزیشن کہیں مولانا صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ مل کے اپنا وزیر اعلیٰ نہ بنا لیں. تاہم یہ بڑا مشکل ہے وہاں کے علاقے میں ایسی کوئی چیز کرنا, لیکن پھر بھی پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. صاحبو, آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ لوہے کے چنے, ہم لوہے کے چنے ہیں, نہیں چپائے جائیں گے. یہ سعد رفیق صاحب نے پہلی بار ٹرم استعمال کی تھی, جملہ بولا تھا, لیکن آج کے دور میں جو لوہے کا چنا ہے وہ ڈیالہ جیل میں ہے, اور عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوہے کا ایسا چنا ہے جس کو نہ چھپایا جا رہا ہے نہ اس کو نگلا جا رہا ہے. تو یہ چنا کسی سے بھی نہیں چھپایا جائے گا. اور ویسے کہتے ہیں, یہ پارس چنزیب کے الفاظ ہیں کہ اتنا طاقتور لیڈر پہلی مرتبہ دیکھا جو جیل سے بیٹھ کر پورے نظام کو ہلا دیتا ہے, جو ساری عمر جیل میں رہنے کو تیار ہے لیکن جھکنے کو, بکنے کو, ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بات تو بہت پہلے ہو چکی تھی کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ یہ جو ہیں وہ 2-3 ہفتے یا مہینے نہیں نکال سکیں گے, نشہ کرتے ہیں, فلاں چیز کرتے ہیں. لیکن عمران خان نے ثابت کیا کہ وہ کوئی ڈیل نہیں کریں گے, اور وہ اپنے نظریے کے اوپر, اپنی بات کے اوپر اب تک قائم ہے. اس سے آگے کیا ہوگا یہ ہم چیزیں دیکھیں گے. اور ماضی میں بھی لوگ جیلوں میں گئے, اس سے طویل جیلیں آصف علی زرداری صاحب نے کاٹی, سارا کچھ ہوا, لیکن وہ وقت, وہ دور, وہ حالات اور تھی, ان کے لیے بھی مشکلیں تھیں بے شک. لیکن عمران خان نے جو قیام کیا, اس نے پورے نظام کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا اور ثابت کیا کہ اگر آپ مضبوط ہیں, آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے, تو کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ راستے سے نہیں ہٹا سکتا. عمران خان کو جیل میں رکھنا بھی مصیبت ہے, باہر نکالنا اس سے بڑی مصیبت ہے. زندہ رہنا عمران خان کا جو ہے وہ تو تب تک رہیں گے نا جب تک اللہ چاہے گا. ان کا زندہ رہنا بھی ان کے لیے دشواری کا باعث ہے, اور جیل کے اندر اگر خدا نہ خواستہ جانا تو سب نے ہے. اگر کوئی چیز ہو گئی تو اس بات کو بھی کوئی بھی افورڈ نہیں کر پائے گا, چونکہ لوگ جو ہیں وہ اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے اور حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ سردیوں کی آمد ہے. پاکستان کے اندر جو لنڈے کا بازار ہوا کرتا تھا, جو لنڈے کی چیزیں ہوتی تھیں, اس کے اوپر بھی 200 روپے کا ٹیکس لگا دیا گیا, اور تاجر بلبلا اٹھے ہیں اور وہ پریشان ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. لنڈا بھی غریب کی عوام جو ہے اس کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے. استعمال شدہ ملبوسات کی درآمد پر فی کلو 200 روپے کا ٹیکس دینا پڑے گا. فی کلو 2-3 بلکہ کہیں تو ایسے موٹے کوٹ اور چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ میں 1.5-2 کلو ہوتے ہیں. تو اس اقدام سے استعمال شدہ گرم ملبوسات کی فی عدد قیمت میں 500 سے 1500 روپے تک ہونے والا اضافہ جو ہے سفید پوش اور غریب طبقے کو متاثر کر سکتا ہے. روزنامہ جنگ کی یہ رپورٹ, اور متاثر کر سکتا نہیں, متاثر کرے گا. تو جس ملک میں لنڈے کی چیزیں خریدنا مشکل ہو جائے, جہاں روٹی 20 روپے کی پہلے سے ہو, جہاں آپ کا روزانہ کا خرچہ 1500 سے 2000 روپے ہو کھانے کا, اس فیملی کی کمائی جو ہے وہ مہینے کی 30 ہوگی, خرچہ 60,000 روپے ہوگا. آپ امیجن کریں کیسے ہوگا. ملک کے اندر جو ہے وہ غربت بڑھے گی, بے روزگاری پہلے سے بڑھ چکی ہے. جب کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ تو پیٹ جو ہے نا یہ ہر غلط کام کرواتا ہے, تو لوگوں چوریاں کریں گے, دنگے فساد ہوئیں گے. تو ملک کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. اور دوسری جانب جو ہمارے ذمہ داران ہیں وہ بلٹ پروف شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کے سپیچ کرتے ہیں. کئی بار بڑی 23 مارچ کی پریڈ کینسل کرنا پڑتی ہیں. شاید افریدی سلوٹ کر دے فوجیوں کو, جو کہ اچھا عمل انہوں نے کیا, ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. تو یہ پورے ملک کے اندر ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے کچھ کارناموں کی وجہ سے, لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے, عدلیہ کو کچلنے کی وجہ سے, سیاستدانوں کا جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے, کہ یہ نفرت آئے روز بڑھتی جا رہی ہے. یہ لاوا پک چکا ہے, اس نے پھٹنا ہے, یہ پھٹ کے رہے گا. وہ کب ایسے ہوگا یہ عمل دیکھنا پڑے گا. تو لہٰذا ملک کے جو حالات ہیں, اگر لنڈے کی چیزوں کے اوپر پر کلو پہ 2
100 रुपया अगर आपने लगा दिया टैक्स, तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। नून लीग ने, बल्कि पीपल्स पार्टी ने इंकशाफ किया कि नून लीग जो है वो इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से डरती है। फिर सोहेल वड़ाइच साहब ने भी एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा। अब नून लीग के बारे में कहा गया कि पीपल्स पार्टी के बकौल के पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के इत्यादी हैं, लेकिन हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं। ये बड़ा तगड़ा झूठ और मुनाफिकत किया इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने कि सेनेट हुकूमत का हिस्सा हैं, आपकी सपोर्ट की वजह से हुकूमत चल रही है। जरदारी साहब जो हैं वो सदर हैं, सिंध के अंदर जो है वो आपका चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर जो है वो आपके पंजाब और KPK में लगे हैं, सेनेट के अंदर आपकी अच्छी खासी तादाद है, बल्कि तादाद से बढ़ के तो सेनेट चेयरमैन आपके हैं, हुकूमत के बड़े ओहदे आपके पास हैं, और आप कहते हैं कि हम हैं तो हुकूमत में हैं लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा, हम आपको महसूस करवाएंगे। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी कहती है कि नून लीग डरी हुई है कि पंजाब में हमारे पास बहुत कम स्पेस है, तहरीक इंसाफ पहले ही इतनी मजबूत है, पीपल्स पार्टी भी अगर मजबूत हो गई तो हम कहाँ पर खड़े हैं और हम कहाँ जाएंगे, और लाहौर से ये जीते ही नहीं पीपल्स पार्टी के बकौल, जबकि वाकई ये हकीकत है। हर वक्त फार्म 47 का शोर है, अपने पाँव पर खुद कलाड़ी मार रहे हैं और हर चीज़ के अंदर मैं है। ऐसी हुकूमतें नहीं चाहिए चलती, ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। ये सैयद हसन मुर्तज़ा ऐसे कह रहे हैं। तो इस पूरी बात का जो लुबे लबाब है, जो सियाक व सुबाक है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि नून लीग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी डरती है कि पहले इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है, आइंदा अगर ऐसे न हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और जिस जमात को आपने पाबंदी लगाई है TLP के ऊपर, जिनके जो कायदीन हैं वो मिल नहीं रहे, जिनको कुचला है, जिनके सैकड़ों लोग आपने जो है वो मार दिए हैं, इसी जमात ने साहिबो 39 लाख वोट लिए थे, जिसमें से 30 लाख से ज़ायद वोट इन्होंने पंजाब से हासिल किए थे। तो ये 25 लाख ही शामिल कर लें या 5 लाख कर लें, तो वो आखिर वोटर थे ना जिन्होंने ऐसे किया। तो ये पाबंदी लग गई, अब ये ठंडे पड़ गए हैं। पहले कुछ और कहते थे, अब ये कौन निकलेगा, कौन एहतजाज करेगा। लेकिन इनकी हमायत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के कहने के ऊपर ज़रूर जो है वो एहतजाज किया। तो ये 39 लाख का फिगर मैं इसलिए कह रहा था कि नून लीग को अब 39 लाख में से कुछ नहीं तो 20 लाख वोट मिल जाएगा, चूँकि उस जमात के ऊपर पाबंदी लग चुकी है, वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो शायद ये भी एक फार्मूला था कि वैसे भी हमने इजराइल को तस्लीम कर लेना है, फ़लस्तीन का मामला जो है वो 80% रकबा और सारा कुछ दे के इजराइल को हमने कबूल कर लिया। तो लिहाजा आप किसी जमात की ज़रूरत नहीं है। मुफ्ती मुनीब साहब चांद देखा करेंगे, बाकी मौलवी जो हैं वो लंगर पकाएंगे, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनानी है, उन्होंने चैरिटीज़ चलानी है, उनका चंदा जमा करना है। तो इसी बहाने में आपको बता दूं कि इंग्लैंड के अंदर भी जो चैरिटीज़, मैंने इससे कबल भी इन्वेस्टिगेशन की थी, दोबारा से मैं तहकीकात कर रहा हूँ, मैं कुछ अपने चीज़ों के अंदर उलझा हुआ था। तो कोशिश होगी कि यहाँ की चीज़ों को भी बड़े अच्छे तरीके से, जो अच्छे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, जिनके अंदर कमी पेशी है उनको उजागर करने के लिए, उन्हें उनका जो कमियां हैं उनको रेस करने के लिए यहाँ पे एक बड़ी मुफस्सल में डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, उसको आपने ज़रूर देखना है। तो सोहेल वड़ाइच साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। वो कहते हैं कि नूनी यानी कि नून लीग वाले बड़ों की मशावरत में ये तय हुआ है नून लीग के अंदर के, देखिए अवाम ने हमें फार्म 45 के तहत तो वोट नहीं दिए, हम तो फार्म 47 के तहत आए, लिहाजा कमज़ोर हैं। मियाँ साहब भी अपनी सीटें हार चुके थे। तो ये ज़रूरत इस अमर की है कि हम ऐसे क्यों ना करें कि सूबे में मरालावार बल्दियाती मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाए जाएं और फिर जनरल ज़िया, जनरल अयूब और जनरल मुशर्रफ के बल्दियाती इदारों की तरह से एक नया सियासी ढांचा खड़ा किया जाए। मिसाल देखिए, जनरल ज़िया बल्दियाती इलेक्शन होते थे, जनरल अयूब खान और जनरल मुशर्रफ के बल्दियाती इदारों की तरह से हम निज़ाम लेके आए। और जनरल यहिया का जो दौर था साहिबों में, उस दौर में पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। ये जो पंच चक्की होती है ना, गराज जिसको हम कहते हैं, पानी से चलती है, सिविल कपड़ों में आके उस दौर में फ़ौजी जो हैं वो पत्थर आके नाप तोल वाला चेक करते थे कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है। और किस एक दौर के अंदर, ज़िया के दौर के अंदर 11 साल कहते हैं चीनी की कीमत एक जैसी रही थी, उतार चढ़ाव नहीं आया था। तो अब आगे चल के अगर आपने डिक्टेटरों के दौर का एक मॉडल जो कि अच्छा था, बल्दियाती निज़ाम हुकूमत लाना चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि इससे एक नया सियासी ढांचा खड़ा होगा,
1 लाख से ज़ायद मुंतखब बल्दियाती सरबराह नून लीग की जो है नई सियासी नर्सरी बन जाएंगे। तो सोहेल वड़ाई साहब, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। वाकई बल्दियाती निज़ाम अच्छा होना चाहिए, लेकिन वड़ाई साहब बासिद एहतराम, बल्दियाती नर्सरी को अवाम क्यों तस्लीम करेगी? जो खुद नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को लोग तस्लीम करने से इनकारी हैं, जनरल इलेक्शन में वोट नहीं देते, तो बल्दियाती नुमाइंदों को क्यों देंगे? ताहम ऐसा करना चाहिए, अच्छी कोशिश है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि इनको अवाम कैसे कबूल करेगी और क्यों करेगी। अब देखिए कि मतीउल्लाह जान के हवाले से एक चीज़ है कि वज़ीर आज़म के मशीर बड़े सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर मंशियात रखने और दहशत गर्दी के मुकदमे को मनगढ़ंत करार देकर कहा कि IG इस्लामाबाद इस झूठ का हिसाब देंगे और जिस किसी ने ये झूठा मुकदमा बनाया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और मतीउल्लाह जान को फौरी तौर पर रिहा करें। 28 नवंबर 2024 को ऐसे कहा गया, और अब देखिए कि हद हो गई है कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के खिलाफ गुज़श्ता साल 28 नवंबर को कायम किए जाने वाले झूठे मंशियात और दहशत गर्दी के केस को वफाकी हुकूमत के मतहत इस्लामाबाद पुलिस मुकम्मल उसकी पैरवी कर रही है। मनगढ़ंत केस का चलान अदालत में जमा करा दिया गया, जिसमें मनगढ़ंत शवाहिद से मतीउल्लाह जान को मुजरिम साबित करने की कोशिश की गई है। अब इस केस में कल से ट्रायल शुरू हो रहा है। हालांकि उस मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे को राना सनाउल्लाह 1 साल पहले 28 नवंबर 2024 को ये कह चुके हैं कि बनाने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए और हुकूमत का ऐसा इकदाम शदीद काबिल मज़म्मत है। तो राना साहब, आप भी ज़िंदा हैं, मतीउल्लाह जान भी ज़िंदा हैं, IG इस्लामाबाद भी कहीं ना कहीं तो होगा। अब आप मशीर ख़ास हैं, किसके मशीर? बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म की ये कह रहे हैं, तो आप वही राना सनाउल्लाह साहब हैं 28 नवंबर 2024 वाले, या अब कोई बदल चुके हैं? क्या आप इंसान और मुसलमान होते हुए अपनी उस बात के ऊपर कायम रहेंगे? और ये जो कल से ट्रायल शुरू होने लगा है, जिसमें मतीउल्लाह जान जैसे सहाफ़ियों को जो डर लोग हैं, ये असदूर, ये मतीउल्लाह जान हम किसी दौर में समझते थे ये बड़े गलत लोग हैं, आसमा जंगीर साहिबा, आज सबसे अच्छे लोग हमें ये लगते हैं। क्यों? इन्होंने हर दौर में किसी पार्टी की साइड न लेके जो अच्छा था उसको बयान किया। ये लोग बहुत बेहतर हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब, आप अपनी बात पे कायम रहे ना। तो वो कहते हैं ना कि बंदे को कम से कम वो साहिबे किरदार होना चाहिए, जो बात कहे ना उसके ऊपर कायम रहे। तो मैं उन राना सनाउल्लाह साहब को तलाश करूं जो 28 नवंबर 2024 को ये कहते थे कि इस IG के खिलाफ जिसने झूठा मुकदमा मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर बनाया है, इनको सज़ा होनी चाहिए। तो काश राना साहब, अगर आप ज़िंदा हैं तो आप उस IG को सज़ा दिलवाएंगे और मतीउल्लाह जान जो हैं वो बरी होंगे। आप जितने मर्जी केस बना लें, चीज़ें करें, मतीउल्लाह जान और ये लोग आपसे कभी भी संभाले नहीं जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।